जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दिस इज कन्हैया कुमार। तो कहा जाता है, यूं जमीन पे बैठकर क्यों तो आसमां दिखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों तू आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठकर क्यों तू आसमान देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। समंदर की तो फितरत है शोर मचाने की। समंदर की तो फितरत है शोर मचाने की। मंजिल उसी की होती है जिनके नजरों में शोर मचती है। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। कहा जाता है, ठीक है, जैसे हम लोग आज देखने वाले हैं कि ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक्स देखने वाले हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक कि डाल्टन्स जी ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या मिस्टेक किए, क्या क्या गलत बताए, जिसको नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, उनके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए, वो उनको गलत प्रूफ कर दिए। क्या क्या आखिर कौन कौन पोस्टुलेट था डाल्टन जी का जो गलत हुआ। तो सबसे पहला जो है, हम लोग जानते हैं कि जो एटम्स होता है, अब हम लोग जानते हैं, लेकिन जब डाल्टन्स जब अपना पोस्टुलेट दे रहे थे तो उस समय कोई नहीं जानता था कि एटम को दोबारा तोड़ा भी जाएगा या एटम को दोबारा डिवाइड भी किया जाएगा, कोई नहीं जानता था। बट जब डाल्टन जी अपने पोस्टुलेट दे दिए तो उसके बाद जो है बहुत ऐसे साइंटिस्ट आए और उन्होंने यह बताया कि जो डाल्टन जी है वो क्या किए हैं, कुछ कुछ बातों को गलत बताए हैं। जिसमें पहला बात आता है, तो सबसे पहले जो मेजर ड्रॉबैक था डाल्टन जी का, जो मेजर ड्रॉबैक था वो क्या था। तो डाल्टन जी का जो मेजर ड्रॉबैक था वो था स्टूडेंट कि जो एटम होता है, उनका कहना था कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, मैटर का। और हम जो है उस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट बाद में चल के उस एटम को फर्दर डिवाइड किया गया 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या किया गया, एटम को डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे जो सबसे मेजर ड्रॉबैक कहा जाता है डाल्टन का, वो फर्स्ट ड्रॉबैक है यही कि इन्होंने यह बता दिए कि जो क्या होते हैं, एटम होते हैं, उसको दोबारा कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, बट उसको डिवाइड किया गया। तो यहां से जो पहला पोस्टुलेट आता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या कि द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके बेसिस पे दिए थे, मैटर के बेसिस पे दिए थे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर is that atoms were thought to be individual, यानी कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो मेजर ड्रॉबैक कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक था डाल्टन का, जो ये पहला ड्रॉबैक है, ठीक।
इनका कहना था, और ये किसके बेसिस पे दिए थे कि मैटर के एटम के पर बताया गया था ये पोस्टुलेट, यानी इनका कहना था, इनका जो विचार था, सोच था, वो क्या था सॉरी, इनका जो विचार था वो क्या था, तो इनका जो विचार था, उनका कहना क्या था कि जो एटम्स होते हैं उसको दोबारा इंडिविजुअल मतलब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि इनका जो विचार था वो क्या था कि एटम जो होते हैं वो इनडिविजुअल होते हैं, एटम जो होते हैं इनडिविजुअल होते हैं, इनडिविजुअल मतलब जिसको दोबारा डिवाइड नहीं किया जाता है, इंडिविजुअल का मतलब जिसको विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन एक स्पेशल सर्कुमस्टेंसेस लाया गया है ना, अंडर मतलब कि किसके अंडर में, स्पेशल सर्कुमस्टेंसेस जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो, और उन्होंने बताया कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉल पार्टिकल्स। तो चलिए हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ से जो दूसरे साइंटिस्ट है उन्होंने क्या कहा, तो अंडर, ठीक है, यानी कि लिख देते हैं, है ना, चलो कोई दिक्कत, चलिए यहाँ से बढ़िया से लिख देते हैं, वी नाउ नो दैट, यानी कि हम लोग अब क्या जानते हैं, तो लिखेंगे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक विशेष प्रकार से, ठीक है, इस विशेष तरीके से एटम को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, और अब हम लोग जानते हैं कि एटम्स कैन बी further divided into still small particles called electrons, protons and न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये था, क्या था, तो ये जो था, तो वो डाल्टन का पहला ड्रॉबैक था पोस्टुलेट का, जो कि सबसे ज्यादा मिस्टेक हो गया। डाल्टन का ये जो पोस्टुलेट था वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गया। इन्होंने कहा था कि एटम्स को दोबारा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, पर एटम को दोबारा डिवाइड किया गया, इतना कहानी आपको याद नहीं रखना, बस इतना आप लोग लिखिएगा कि एग्जाम में आएगा, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर का जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी था, जो दिया गया था डाल्टन के द्वारा, उसका मेजर ड्रॉबैक क्या था, तो यही था कि अब हम लोग क्या जानते हैं कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड, एटम को दोबारा क्या किया गया, डिवाइड किया गया छोटे पार्टिकल्स में। छोटा पार्टिकल्स क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये 3 ठो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में एटम को क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एटम को किसमें डिवाइड किया गया, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में किया गया, ठीक। तो यहाँ से यह साफ साफ पता चलता है कि एटम जो होते हैं वो बने होते हैं किनसे, इन 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। यहाँ से क्या पता चला हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि जो एटम्स होते हैं वो 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से बने होते हैं। 3 एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहां से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है। एटम्स किससे बना हुआ है, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल से बना हुआ है। कौन कौन होते हैं 3 एलिमेंट्री पार्टिकल, पहला इलेक्ट्रॉन्स,
दूसरा क्या है हमारा प्रोटॉन्स, दूसरा क्या है प्रोटॉन्स, एंड थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है न्यूट्रॉन्स, है ना, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। यानी कि जो हमारा एटम्स होते हैं वो तीन पार्टिकल, थ्री एलिमेंट्री पार्टिकल से बना होता है। कौन कौन थ्री एलिमेंट्री पार्टिकल्स हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल से हमारा एटम जो है वो बने हुए हैं। जैसे कि सिंपल समझिए ये क्या है एटम, तो एटम के जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, तो इसी न्यूक्लियस में जो है हमारे दो ठो एलिमेंट्री प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में दो ठो एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, शायद आप लोग को पता होगा क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये दो ठो एलिमेंट्री पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एटम के सेंटर पर। एटम के सेंटर को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है ना। और अगर हम अराउंड द एटम देखें, सॉरी अराउंड द न्यूक्लियस अगर देखें, तो अराउंड द न्यूक्लियस जो होता है वो कौन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है, किसके चारों तरफ, तो अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, तो ये सब था क्या हमारा, ये सब तो हम आगे चैप्टर में जब एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। बस अभी ड्रॉबैक है कि किस तरह से जो हमारा एटम होता है वो तीन ठो एलिमेंट्री, ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते रहता है, घूमते रहता है। और हमारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह से, यानी कोई पूछेगा ये जो डाल्टन का कोई पूछेगा फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, तो बोलना कि जो मेजर ड्रॉबैक होता है डाल्टन का वो क्या होता है, तो डाल्टन का कहना था कि एटम्स को हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स इज इंडिविजुअल, एटम जो होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर, यानी जिसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट यहां से जो है दूसरा साइंटिस्ट आए और इन्होंने एटम को तीन भाग में तोड़ा और तीन पार्टिकल निकाले, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और यहाँ से डाल्टन जी गलत हो गए और फिर यह मान लिया कि ठीक है भैया हम गलत हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से ही क्या बने हुए हैं, एटम बने हुए हैं। ठीक, ये पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या था, तो दूसरा ड्रॉबैक की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम सेकंड ड्रॉबैक की बात करें तो सेकंड ड्रॉबैक क्या कहता है, अगर हम थोड़ा सा देखें सेकंड ड्रॉबैक, तो याद कीजिए, आप जरा ध्यान से याद कीजिए, आप लोग को बताया गया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि हम मान लेते हैं क्या है, तो ये हम मान लेते हैं ये कॉपर एलिमेंट्स है, कॉपर एलिमेंट्स है, हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, कॉपर एलिमेंट्स है। ठीक, क्या हम मान लेते हैं, ये हमारा कॉपर एलिमेंट्स है। तो कॉपर एलिमेंट्स है, तो कॉपर एलिमेंट जो बना हुआ है, कॉपर एलिमेंट जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ हो, तो कोई भी एलिमेंट हो वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है। तो ये जो एटम है, ठीक है, कॉपर एलिमेंट का जो एटम है, ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको डाल्टन पोस्टुलेट में यानी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यह बताया गया होगा कि इन ए गिवन एलिमेंट, है ना, क्या बोला गया था, द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट, कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया गया है और उस एलिमेंट का जो एटम्स होता है, उस एलिमेंट का जो एटम्स होता है, उन सभी एटम्स का जो मासेस होता है वो सेम होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है, सेम, यानी आइडेंटिकल। ध्यान से सुनिए, आप जब पढ़े होंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में यह बताया गया होगा कि
कोई गिवन एलिमेंट है, और हम गिवन एलिमेंट में क्या लिए, कॉपर एलिमेंट। तो ये कोई गिवन एलिमेंट है, मान लीजिए ये कॉपर है, तो कॉपर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, ठीक। तो कॉपर जिस एटम से बना हुआ है, कॉपर जिस एटम से बना हुआ है, उन सभी एटम का जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही कह रहा था, यानी कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में आप देखिएगा थर्ड पोस्टुलेट, तो थर्ड पोस्टुलेट यही कहता है, या थर्ड एटॉमिक थ्योरी यही कहता है कि इन एक गिवन एलिमेंट, कोई भी गिवन एलिमेंट जो होता है उसका जो एटम्स होता है, उन सभी एटम का जो मास होता है वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि क्योंकि अगर देखिए, अगर हम इसका मास देखें, इसका मास देखें, तो क्या कहता है, इसका जो एटॉम मतलब मास होगा, इस एटम का जो मास होगा वो कैसा मास होगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब सेम मास होगा, सेम मास होगा, याद आ रहा है। यानी कि एटॉमिक थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो भी सेम होगा, और मास जो होगा वो कैसा होगा, आइडेंटिकल होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है गड़बड़ आ गई। हम लोग भी सोचते हैं भाई, हाँ, कि अगर बना हुआ है, मान लीजिए ये मार्कर बना हुआ है, तो ये मार्कर में जितने सारे एटम हैं, उन सभी एटम का जो मास होगा वो सेम होगा। बट यहाँ पे गड़बड़ आ गई, बट यहाँ पे क्या हुआ, खराब हो गया बात इनका एटम का। और दूसरे साइंटिस्ट देखे तो पता चला कि एक ही एटम का मतलब एक ही एलिमेंट का जो एटम है उसमें उन सभी का जो मास है वो अलग अलग है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, जैसे ये रेड वाला और हम मान लेते हैं ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा है ग्रीन वाला तो ये ब्लू वाला देखिए, है ना। जो जो दिख रहा है आपको वो देखते रहिएगा खाली। यानी कि ये जो है ये अलग अलग आइटम है ना, यानी अलग अलग आइटम है। ये ग्रीन वाला हमारा एटम अलग है, ये ब्लू वाला हमारा एटम अलग है, ये रेड वाला एटम अलग है। लेकिन डेल्टन ने कहा था कि कॉपर एलिमेंट का जितने सारे एटम होंगे सभी का मास क्या होगा, सेम होगा, सभी का मास क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट आकर बता दिए कि सभी का मास डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा जो मास है इन सभी एटम का वो क्या है, अलग अलग है, आइडेंटिकल मास नहीं है। तो यहाँ से जो है ये भी पोस्टुलेट डेल्टन का क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और क्या बोले अब यहाँ से, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेज दैट, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं कि द एटम्स of the element, the atoms of an element have exactly क्या कहता है, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स हैव एग्जैक्टली द सेम मास नंबर, सेम मास है ना, सेम मास, ठीक है। यानी कि जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था उनका कहना क्या था कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं उसका जो मास होता है एग्जैक्टली सेम मास होता है, उसका जो मास क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे हम कॉपर एलिमेंट लिए हैं, इस कॉपर एलिमेंट में जितने सारे एटम होंगे उन सभी एटम का जो मास होगा वो सेम होगा, सभी एटम का मास होगा वो सेम होगा। किनका कहना था, डाल्टन जी का कहना था। बट यहाँ से दूसरा साइंटिस्ट आया और बता दिए कि इसका जो मास है वो सेम नहीं है।
भले ये कॉपर एलिमेंट है, लेकिन कॉपर एलिमेंट का जितने सारे एटम है वो सभी एटम का मास सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा जो है स्लाइटली डिफरेंट मासेस, सभी का मासेस क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग मासेस है। तो यहां से इट इज हाउएवर यानी कि हालांकि यह क्या हुआ, यहाँ से दूसरा साइंटिस्ट आया और बता दिए क्या, तो दूसरा साइंटिस्ट बता दिए, ठीक है, कि द एटम्स ऑफ द एलिमेंट can have slightly different mass, यानी कि स्लाइटली डिफरेंट मासेस, यानी कि यहां से दूसरा साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या कह दिया द एटम्स ऑफ द एलिमेंट का जो एटम्स होगा, है ना, कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस, उसका मासेस क्या होगा, अलग अलग होगा। डाल्टन साहब ने बोले थे कि कोई गिवन एलिमेंट है, इन गिवन एलिमेंट का अगर हम एटम देखें तो इन सभी एटम का जो मास होगा वो सेम होगा, बट दूसरा साइंटिस्ट आए और बता दिए, प्रूव कर दिए कि नहीं, ये एलिमेंट का जितने सारे एटम है उन सभी एटम का मास सेम नहीं होगा, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट, यानी थोड़ा थोड़ा जो इन सभी का मास है वो अलग होगा। ग्रीन वाला एटम है तो इसका मास कुछ और होगा, इसका मास मान लेते हैं m1 होगा, ब्लू वाला का मास क्या होगा, m2 होगा, रेड वाला का मास क्या होगा, m3 होगा, सेम नहीं होगा। बट एटम डाल्टन कहे थे क्या, नहीं, सब का मास एक होगा, m होगा, सेम, अगर 2 ग्राम का है तो सब 2 ग्राम का होगा। लेकिन दूसरा साइंटिस्ट बोले नहीं, अगर एक 2 ग्राम का है तो दूसरा जो होगा वो कितना होगा, 1.95 ग्राम, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है सभी का मास अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे फंस गए बेचारे डाल्टन साहब, और दूसरा पोस्टुलेट यानी कि जो ये पोस्टुलेट था ये भी इनका गलत प्रूव हो गया। ठीक, अब देखिए ये मान लीजिए ये कॉपर एलिमेंट था, हम एक और फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, और ये फिगर जो हम ड्रॉ कर लेते हैं ये आयरन के ले लेते हैं, ठीक है, आयरन वाला क्या ले लेते हैं, आयरन एलिमेंट है ये, और ये क्या है, आयरन एलिमेंट का एटम है, ठीक है, ये किसका है, आयरन एलिमेंट्स। देखिए आप लोग मन लगा के पढ़ सकते, ठीक है ना, और जितने ज्यादा आप लोग स्टडी कीजिएगा, जितने ज्यादा आप लोग को लाइफ में अगर सक्सेस करना है तो बहुत हार्ड वर्किंग की जरूरत है, ठीक है ना, लाइफ चेंजिंग वाला रोल निभाइए आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको बता देते हैं, यहाँ भी हम ले लेते हैं अलग अलग, है ना, ब्लू कलर का एटम, फिर ले लेते हैं रेड कलर का एटम, कौन कलर का एटम, रेड कलर का एटम ले लेते हैं, ये 2 ही टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, रेड और ब्लू। चलिए ग्रीनो ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना, क्या फर्क पड़ता है ना, ये ग्रीन भी है। तो देखिए ये आयरन एलिमेंट का एटम है, किसका एटम है, आयरन एलिमेंट का, और इधर था कॉपर एलिमेंट का। तो आयरन एलिमेंट का जो एटम है, डाल्टन ने कहा था सेम एलिमेंट, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में जितने सारे एटम होंगे सभी का मास सेम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अभी क्या प्रूव हो गया डाल्टन ड्रॉबैक में कि नहीं, सभी का मासेस डिफरेंट होगा। अब डाल्टन साहब का कहना था कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, यानी अलग अलग एलिमेंट की अगर हम बात करें तो उसका जो मासेस होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर बात करें अलग अलग एलिमेंट, अगर हम कॉपर एलिमेंट देखें, आयरन एलिमेंट देखें, तो दोनों जो एलिमेंट है वो क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट एलिमेंट है। तो इसका मासेस जो, इसका एटम का जो मासेस होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट, यानी कि कॉपर के एटम का मासेस अलग होगा और आयरन एलिमेंट के एटम का मासेस अलग होगा।
बट यहाँ पे फिर से ये एटम किसका, ये डाल्टन जी का कहना था, बट यहाँ पर भी गलत हो गए। लोगों का कहना था नहीं, डिफरेंट एलिमेंट का जो मास होगा वो डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होता। तो यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट पहले लिख लेते हैं, क्या गलत हो गया था डाल्टन का तीसरा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या पोस्टुलेट। तो यहाँ से अगर बोले तो डाल्टन्स का कहना था, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी said that, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कहना क्या था, तो उनका कहना था, ठीक है, कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, यानी कि अलग अलग एलिमेंट का जो एटम्स का मास होगा वो डिफरेंट होगा, अलग होगा, है ना। बट इट इज हाउएवर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स can have the same mass, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कहना था कि जो एटम्स होता है, किसका एटम्स भाई, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स का, कि अगर एलिमेंट्स अलग अलग है तो उसका जो एटम्स का जो मास होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कॉपर एलिमेंट का एटम का मास कुछ और होगा और आयरन एलिमेंट का एटम का मास कुछ और होगा। यानी कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, अगर एलिमेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो दोनों का एटम का मास जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग होगा। बट यहां से क्या कहता है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट का जो एटम्स होगा, कैन हैव द सेम मास, उसका मास क्या होगा, सेम। यानी कि ये कॉपर एलिमेंट का एटम का मास और आयरन एलिमेंट का एटम का मास क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। यानी कि अगर अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उसका एटम का जो मास होगा वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट था। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल ले, किसका, कि अगर एलिमेंट सेम है बट मास अलग अलग है, तो उसका एग्जांपल आप ले लीजिए कार्बन। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कार्बन, तो कार्बन क्या होता है, तो कार्बन जो होता है ये आपका जो है, एक होता है कार्बन 12 एटम नाम है, एक होता है कार्बन 13 एटम, एक होता है कार्बन 14 एटम। ये क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये है एलिमेंट एक ही, क्या नाम है, कार्बन एलिमेंट। क्या है, कार्बन एलिमेंट्स है, बट इसका जो एटम है उसका मास अलग अलग होगा। कार्बन 12 एटम का मास जो है 12 होता है, कार्बन 13 एटम का मास 13 होता है, कार्बन 14 एटम का मास 14 होता है। यानी कि कार्बन एलिमेंट का जो मासेस है वो देखिए सेम एलिमेंट है, बट मासेस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन सभी का मासेस अगर देख लीजिए तो क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट मासेस आ रहा है। यानी कि सेम एलिमेंट, क्या है ये, सेम एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है, बट डिफरेंट एटम्स का जो मास है वो डिफरेंट एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मासेस है वो क्या है, अलग अलग है। तो यहां से डाल्टन फेल हो गए कि एक
एलिमेंट है तो उन सभी एलिमेंट का एटम का मास सेम होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एलिमेंट तो कार्बन है बट जो मास है वो सबका अलग अलग है, 12 13 14 मास क्यों अलग अलग हो गया भाई? तो यहाँ से जो है गलत प्रूव हो गया और ये सेकंड का एग्जाम्पल था। थर्ड की अगर बात करें ये, तो थर्ड में अगर हम देखें तो थर्ड में जो है आप ले लीजिए आर्गन। क्या ले लीजिए? आर्गन। एग्जाम्पल में आर्गन। आर्गन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे, एटॉमिक नंबर देखेंगे तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। बट आर्गन का अगर मास देखेंगे, एटॉमिक मास, तो क्या होता है? 40 होता है। और उसी तरह अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 20। बट अगर इसका मास देखिएगा तो क्या होता है? 40। यानी कि अलग अलग एलिमेंट है, आर्गन और कैल्शियम अलग अलग एलिमेंट है, बट इसका एटम का जो मास है वो क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। एटम का मास यानी एलिमेंट है अलग अलग बट इसका भी मास कितना है? इसका भी मास देखिए 40, आर्गन का भी मास 40 और कैल्शियम का भी मास 40। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो दोनों का मास लगभग क्या है? सेम है। और यहाँ से जो है तीसरा पोस्टुलेट इसी वजह से गलत हो गया था क्योंकि डाल्टन का कहना था कि अलग अलग एलिमेंट का जो एटम का मास होगा वो अलग अलग होगा, बट हम तो देख रहे हैं कि आर्गन और कैल्शियम अलग अलग है, इसका मतलब एलिमेंट है फिर भी मास सेम आ रहा। और यहाँ देखे थे सेकंड पोस्ट ड्रॉबैक किया था तो कि सेम एलिमेंट का जो मास होगा एटम का वो सेम होगा, बट यहाँ पर 12 13 14 आ रहा, डिफरेंट आ रहा, तो यहाँ से ये इनका ड्रॉबैक रहा। अब देखिए ये जो होता है वो एग्जाम्पल होता है किसका पता है? अगर एटॉमिक नंबर सेम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम 12 ही होता है ना, बट मास नंबर क्या है? डिफरेंट। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, तो उसको कहा जाता है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स है ना। हम लोग देखेंगे किस चैप्टर में देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइसोटॉप्स क्या होता है। तो आइसोटॉप जो होता है एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। और ये जो होता है इसको कहते हैं आइसोबार। आइसोबार क्यों? तो आइसोबार इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास नंबर सेम है, इसीलिए इसको कहा जाता है आइसोबार्स। क्या कहा जाता है? आइसोबार्स कहा जाता है। ठीक, तो ये रहा क्या? ये हमारा रहा डाल्टन्स जी का ड्रॉबैक। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से ये ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से जो है आप हमारे वीडियो को देखते रहे। काफी मतलब कि स्लो से हम मतलब बहुत ही धीरे तरीका से पढ़ाए हैं, ऑफलाइन का मतलब कि फीलिंग लाके पढ़ाए हैं, सिंपल है ना। पूरा कोई भी ऐसा नहीं है कि फास्ट पढ़ा दिए जल्दी से वीडियो के चक्कर में, टाइम टेकन के चक्कर में, ऐसी कोई बात नहीं। आराम से ऐसे पढ़ाएं जैसे क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, तो चलिए हमारा जो है, ठीक है, चलिए हमारा जो है ये क्या था, तो ये हमारा जो था वो डाल्टन्स का ड्रॉबैक था जिसको हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब हम इसके आगे चलेंगे क्या? तो आगे चलेंगे जॉन डाल्टन्स क्या कौन थे, जॉन डाल्टन कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका मतलब थोड़ा सा लाइफ देखेंगे, जीवनी देखेंगे, उसके बाद एटम्स पर हम लोग आएंगे। ठीक, तो चलिए इसको हटा देते हैं। आशा करते हैं आप सभी जो है इसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, और ले लिए, तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए यहां से अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे? जॉन डाल्टन कहाँ के रहने वाले थे, जॉन डाल्टन ने क्या किए थे, एटम्स देखेंगे, एटम का साइज देखेंगे। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं अभी के वीडियो में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी इसको।
कहा जाता है थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। थक के बैठ चुके हैं ना आप लोग, वाह क्या, थककर नहीं बैठ रहे हैं। कहा जाता है थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बट आप बोलेंगे सर पूरा नहीं, सही से बताइए पूरा। कहा जाता है रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थककर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, थककर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आया ना मजा? ठीक, तो सबसे पहले जल्दी जल्दी इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखिए हम चाहते तो आपके वीडियो को स्टॉप करके भी इसको इरेज कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं नहीं, आपको ऑफलाइन फीलिंग, कैसा फीलिंग कि नहीं हम क्लास में बैठ के ही पूरा बढ़िया से पढ़ रहे हैं, सर हमको पढ़ा रहे हैं, है ना। और अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमसे कोई भी दिक्कत हो कि सर इस तरीके से समझाइए या थोड़ा इस तरह से, या हमारे लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप हमको सिखाने की कोशिश कीजिए कि सर, क्योंकि एक टीचर जो होता है, स्टूडेंट भी टीचर का टीचर होते हैं। सही बता देते हैं आपको आज, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर के टीचर होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट केवल टीचर के पास सीखने नहीं आते हैं, बल्कि स्टूडेंट टीचर को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट टीचर को बहुत कुछ इसलिए सिखा के जाते हैं क्योंकि जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर की गलतियां बताते हैं कि नहीं सर, तो वहां से जो टीचर होते हैं उनको कुछ सीखने को मिलते हैं। तो आई एम नॉट ए टीचर, यू आर ऑल्सो टीचर। कोई माने या ना माने, मैं तो अपने स्टूडेंट को अपने टीचर से कम नहीं समझता, क्योंकि स्टूडेंट हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन डेल्टन। जॉन डेल्टन कौन थे? जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन के बारे में हम लोग देखेंगे। जॉन डाल्टन जो थे उनका जन्म हुआ था 1766 में। जॉन डाल्टन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉन डाल्टन जी का जन्म हुआ था 1766 में, और इंग्लैंड में एक गरीब जुलाह के घर में हुआ था, परिवार में हुआ था। वेवर्स का मतलब होता है जुलाह, तो वो बहुत ही गरीब घर में जुलाहा में परिवार में जन्म हुआ था, और 1766 मतलब कि 1766 को उनका जन्म हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, अगर उनका फर्स्ट लाइन देखें तो क्या हम लिख सकते हैं कि सॉरी कि जॉन डाल्टन was born in, जॉन डाल्टन was born in, कब लिए थे? 1766 में। जो जॉन डाल्टन था उनका जन्म जो हुआ था वो 1766 में हुआ था, इन ए पुअर फैमिली, इन ए पुअर वेवर फैमिली, वेवर्स फैमिली इन इंग्लैंड। यानी कि जो जॉन डाल्टन थे उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 1766 में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था? 1766 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो वो जो थे वो वेवर्स, एक पुअर वेवर्स फैमिली में जन्म लिए थे, यानी कि एक गरीब जुलाहा परिवार में उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। किन का? जॉन डाल्टन जी का। कब हुआ? 1766
1766 में हुआ। जॉन डाल्टन जब 12 साल के थे, कितने साल के थे? 12, यानी कि उन्होंने 12 साल के एज में अपना जो है करियर किस लाइन में? टीचिंग के फील्ड में लेके गए। यानी 12 साल से उन्होंने, यानी 12 साल के एज से जॉन डाल्टन पढ़ाना शुरू कर दिया। कहाँ? तो अपने गांव में, विलेज में, है ना। तो जॉन डाल्टन का अगर सेकेंड स्टेप हम लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में? जानते हैं, अगर आपको सबसे ज्यादा अगर मोटिवेट होना है ना, तो आप साइंटिस्ट लोगों का जो है ना जीवनी पढ़ो, है ना। बहुत, यानी ऐसे ऐसे जगहों से उठ के आए हैं ना, माइकल फैराडे, निकोला टेस्ला, इन सब का पढ़िएगा ना, बहुत आपको मतलब प्रभावित करेगा, इंस्पायर करेगा, क्योंकि ये सब असली मतलब कि लोग थे जहां जमीन से उठ के, धूल से उठ के आसमान तक गए और दुनिया को एक नया मतलब कि तरीका सिखाया जीने का। ठीक है, हम लोग क्या है उन्हीं के तरीका को बता रहे हैं। नहीं, न्यूटन, यार क्या ये लोग मतलब इंसान थे, गजब के इंसान थे। ऐसा इंसान हम लोग कहाँ, उनके लिए तो हम लोग एकदम जीरो के बराबर, है ना। तो हम लोगों को भी कोशिश करना चाहिए, नहीं मतलब कि जितना मेहनत कर सके इस देश को, अपने भारत माँ को कुछ देने के लिए जितनी मेहनत करो। तो अगर आप भारत में जन्म लिए हो, बिहार में जन्म लिए हो, किसी भी स्टेट में जन्म लिए हो, आप अपने स्टेट, अपने भारत माँ के लिए अपना एक खून का कतरा कतरा गवा दो, इस देश को ऊपर ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हमारा कर्तव्य है इस देश को ऊपर ले जाना। हर कोई ठेका नहीं लेके रखा है कि देश को या तो जो हमारे देश के लीडर्स है वो उठाए, ऊपर ले जाए, या कोई बिजनेसमैन इसको ऊपर ले। हमारा भी हक है, हमारा भी कर्तव्य है अपने देश को कुछ देने का, है ना। तो आप मेहनत कीजिए अपने देश को, उसके बदले में कुछ दीजिए जिस देश पे आप जन्म लिए। तो यहां से देखिए सेकंड पॉइंट में क्या बोलते हैं कि ही स्टार्टेड टीचिंग इन द विलेज, यानी कि जॉन डाल्टन जो है वो अपने गांव में टीचिंग स्टार्ट किए, पढ़ाना शुरू कर दिए। कितना एज से? तो एट द एज ऑफ 12 साल के एज से जो है जॉन डाल्टन वो पढ़ाना शुरू कर दिए। कहाँ? अपने गांव में, विलेज में, है ना। जॉन डाल्टन जो है 12 साल के एज में क्या किए? पढ़ाना शुरू कर दिए। कहाँ पढ़ाना शुरू कर दिए? अपने विलेजेस में, गांव में, है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो बात करते हैं इन 1793 की। 1793 में क्या हुआ? जो जॉन डाल्टन है वो मैनचेस्टर के कॉलेज में, इंग्लैंड में मैनचेस्टर है, उन मैनचेस्टर के कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो कब की बात है? 1793 की। 1793 में जॉन डाल्टन जो है, यानी कि क्या बोले, इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच। क्या करने लगे? पढ़ाने लगे। क्या पढ़ाने लगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, है ना। मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए। कहाँ? इन ए कॉलेज। किस कॉलेज में? तो मैनचेस्टर में जो कॉलेज थे, उन मैनचेस्टर के कॉलेज में जो जॉन डाल्टन थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो है पढ़ाना शुरू कर दिए थे। कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था 1766 में। 12 साल के एज में उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया अपने गांव में, गांव के स्कूलों में। मान लीजिए गांव के स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिए होंगे। और 1793 में वो मैनचेस्टर के कॉलेज में जो है, कहाँ के? मैनचेस्टर के कॉलेज में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए। कौन? हमारे जॉन डाल्टन, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो इन 1794 में क्या हुआ था? उन्होंने एक डिस्क्राइब किया था। किस चीज का डिस्क्राइब? कलर ब्लाइंडनेस का। तो यहां से बोल सकते हैं ही
डिस्क्राइब्ड कलर ब्लाइंडनेस। उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर क्या किया था, कुछ वर्क किया था और काम किया था। कब? 1794 में। कौन? जॉन डाल्टन। ठीक। उसके बाद लास्ट में उन्होंने ये एंट्री मारा हीरो की तरह, सुपर हीरो की तरह, कि दुनिया जब तक रहेगी हमको नहीं लगता है कि भूलने वाले हैं। क्योंकि लास्ट जो इन्होंने 1808 में लास्ट जो बताया था वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताया था, जो कि हर कोई को पढ़ना है। हालांकि ये सब पढ़े या ना पढ़े, जाने या ना जाने, डाल्टन का पोस्टुलेट हर किसी को जानना है। तो लास्ट में कब की बात हो रहा है, तो बात कर रहे हैं हम इन 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या किए, तो डाल्टन प्रिपेयर्ड हीज, क्या प्रिपेयर किए थे डाल्टन? हीज एटॉमिक थ्योरी को क्या किए? प्रिपेयर किए। और टू एक्सप्लेन, और उन्होंने उसमें क्या एक्सप्लेन किए थे, तो उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किए थे टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में क्या किए थे, उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। तो 1808 में, इन 1808 में डाल्टन साहब ने अपना एटॉमिक थ्योरी बनाया। जिन्होंने उस एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया, तो उन्होंने उस एटॉमिक थ्योरी में बताए कि मैटर का प्रॉपर्टीज, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। 1808 में डाल्टन साहब ने लास्ट जो है अपना पोस्टुलेट दिए और फिर दुनिया से अलविदा हो गए। कब अलविदा हो गया, तो 1844 में उनका जो है देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। तो लास्ट लाइन हम लिखना चाहते हैं, ही डाइड इन 1844। 1844 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया और दुनिया को बहुत कुछ दे के, अपने देश को बहुत कुछ दे दिया और देशवासियों के लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गए। क्योंकि उसका जो है उनके बारे में केवल इंग्लैंड में नहीं, जन्म लिए इंग्लैंड में, लेकिन जमाना पड़ रहा है उनके बातों को। तो इसीलिए कहते हैं काम ऐसा करो कि दुनिया जान जाए। ये मायने नहीं रखता है हम जन्म कहाँ लिए, किस घर से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस मरने से पहले ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया में नाम हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, जॉन डाल्टन जी के बारे में कुछ लाइफ, कि उनका लाइफ कैसा रहा, क्या क्या किए अपने लाइफ में। अब हम लोग देखेंगे एटम्स के बारे में। किसके बारे में? एटम्स क्या होता है। एटम्स क्या होता है, तो एटम्स की अगर हम देखें तो एटम्स के बारे में कि एटम्स क्या होता है, जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए, हाउस को बनाने के लिए ब्रिक की जरूरत होता है। जैसे कि अगर हम बोले कि हमको कंस्ट्रक्ट करना है किसको, बिल्डिंग को, यानी कि हाउसेस को, अगर हम बोले हमको हाउसेस बनाना है, घर बनाना है, तो इसके लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगा हमको। घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ता है। सेम उसी तरह से मैटर को बनाने के लिए एटम्स की जरूरत पड़ती है। घर को बनाने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, एटम्स को, मैटर को बनाने के लिए एटम्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां से अगर हम पहला पॉइंट लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जस्ट एज ऑल द हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, इन द सेम वे, उसी तरह से, इन द सेम वे का मतलब इसी तरह से, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, जितने सारे एटम होते हैं उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल
particles called एटम। यानी कि जितने सारे मैटर होते हैं, है ना, उन सभी को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एटम्स की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से घर को बनाने के लिए ब्रिक की जरूरत पड़ती है, ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से मैटर को बनाने के लिए एटम्स की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एटम्स इज ए बिल्डिंग blocks of all the matter around us। यानी कि हमारे चारों तरफ जितने सारे मैटर होते हैं, उन सभी मैटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होता है? एटम्स। तो सबसे बेसिक यूनिट जो है मैटर में, वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। सबसे बेसिक यूनिट मैटर में क्या होते हैं? एटम होते हैं। और जिस तरह से घर को बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से मैटर को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एटम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एटम्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो एटम्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। किसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है? एटम। तो एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? मैटर का, जो हमारे आसपास जितने सारे मैटर होते हैं। अगर कोई पूछेगा एटम का डिफाइन बता, तो क्या बता सकते हैं? तो बोलेंगे एन, क्या बोलेंगे? बोलेंगे एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट particles of the elements। यानी कि जितने सारे मेटल होते हैं, सॉरी, जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम। तो अगर हम बोले कि एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या होता है? एटम होता है। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? तो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। ठीक, that can take part in a chemical रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? हिस्सा लेता है। यानी जितने सारे एलिमेंट होते हैं, उन सभी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। और जो एटम होता है वो क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। और हिस्सा लेके तरह तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना? तरह तरह के क्या करते हैं? कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एक सिंगल एटम कभी भी जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक सिंगल एटम जो है कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। जब भी करेगा एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, तो वो कंबाइंड फॉर्म में करेगा, या तो वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में करेगा, यानी कि सेम एलिमेंट के एटम के साथ, और नहीं तो अनदर एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कहां? इन फ्री स्टेट में। बाय द वे वो सिंगल एटम जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो एटम्स होते हैं, ज्यादातर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण वो सिंगल एटम क्या है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम बात करें क्या कि एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट यानी ज्यादातर एलिमेंट का जो एटम्स होता है आर वेरी रिएक्टिव। वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एंड do not exist in free state। इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट
नहीं करते। याद रखिएगा, जो ज्यादातर एलिमेंट का जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इसलिए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ज्यादातर एलिमेंट के जो एटम होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जिसके कारण वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? तब बोलेंगे दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन with the atoms of same element or another element। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं जो एटम्स होते हैं या तो वो सेम एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करते हैं, और नहीं तो अनदर एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करते हैं, तब जाके वो क्या होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी एटम कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब भी एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? कंबाइंड फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करता है, या तो वो सेम एलिमेंट के एटम हो और नहीं तो वो अनदर एलिमेंट के एटम हो, तब जाके वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक, फिर बोलेंगे एटम का साइज क्या होता है? तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, यानी कि एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम का साइज होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। याद रखिएगा, जो एटम्स होता है उस एटम का साइज जो होता है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एटम का साइज को हम किस तरह से देखेंगे, अगर किसी भी एटम के साइज को हमको पता करना है तो क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे the size of atoms indicated by its radius। यानी कि एटम का जो साइज होगा वो किसके द्वारा बताया जाएगा? तो एटम के रेडियस के द्वारा। किसी भी एटम के साइज को किसके द्वारा बताया जाएगा? तो किसी भी एटम के साइज को बताया जाएगा तो एटम के रेडियस के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। कोई पूछेगा एटम का साइज क्या होता है, तो बोलेंगे कि द साइज ऑफ एन एटम इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विच इज जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछेगा कि एटम का साइज क्या होता है, तो हम तो जानते हैं कि एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, बट कैसे मान ले एटम का साइज बहुत छोटा होता है? तो बोलेंगे जो एटम का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। कैसे पता करेंगे? तो द साइज ऑफ एटम, जो एटम का साइज होता है वो किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? तो उसके रेडियस के द्वारा, विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। जो क्या होता है? वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अब एटॉमिक रेडियस को मेजर क्यों किया जाता है, ये सब बातों को याद रखिएगा। एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे किया जाता है? तो जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको मेजर किया जाता है, यानी बोलेंगे एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड। जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको मेजर किया जाता है किसके द्वारा? तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड बाय नैनोमीटर। तेरा नैना बड़ा दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़ा दगाबाज रे। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम खेलते हुए पढ़ना है, खिलाते हुए पढ़ाना है और जिंदगी को एकदम ऊंचाइयों तक ले जाना है ना।
तो एटॉमिक रेडियस इज मेजर बाय नैनोमीटर। जो एटॉमिक रेडियस होता है उसको नैनोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर करते हैं, नैनोमीटर से मेजर किया जाता है। तो आप कहोगे सर 1 नैनोमीटर, अरे नैना नैना कजरा ना, इन नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। तो 1 नैनोमीटर बराबर 1/10 के पावर 9 मीटर होखेला। पूछ गई बतवा आप लोग, क्या बोले, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 1/10 के पावर 9 मीटर होता है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 के पावर 9 मीटर, या इसी को लिख सकते हैं 10 के पावर -9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। इसको भूलियन जान जी, इस सबको भुलाइएगा नहीं। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, इसको भुलाना नहीं है। और नैनोमीटर को शॉर्टकट में एनएम से लिखते हैं, नैनोमीटर को शॉर्टकट में एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है, 10 के पावर -9 मीटर होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा जो है हम क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब हम क्या करते हैं, ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जॉन डेल्टन, ऊपर वाला लाइन शायद लाइट के वजह से ब्लर दिख रहा होगा, जो ऊपर वाला लाइन है, ठीक है ना, सॉरी, जो ऊपर वाला लाइन है वो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा कि जॉन डेल्टन का जन्म कब हुआ। तो थोड़ा सा जो है आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा। जॉन डेल्टन का जन्म हुआ था 1766 में हुआ था, एक पुअर वेवर फैमिली में इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में जो पुअर वेवर फैमिली था वहां हुआ था। ही स्टार्टेड टीचिंग इन द विलेज एट द एज ऑफ 12। 12 साल के एज में उन्होंने अपने गांव में पढ़ाना शुरू कर दिए थे। बात है 1793 की, यानी 1793 में डेल्टन जो है मैनचेस्टर के कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए। उन्होंने 1794 में 1794 में कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर डिस्क्राइब किए थे, काम किए, जिन्होंने दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किए। नेक्स्ट है हमारा 1808 में क्या था, तो 1808 में उन्होंने अपना डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को लॉन्च किए, जो कि लास्ट था, और इससे दुनिया इनको पहचान गई। और इनकी जो मृत्यु हो गई 1844 में, जॉन डेल्टन जी का मृत्यु हो गया। फिर एटम देखें कि जिस तरह एक घर को बनाने के लिए, एक फैमिली को बनाने के लिए एक एक मेंबर की जरूरत होता है, एक एक लोग की जरूरत होता है, एक एक घर को बनाने के लिए एक एक ईंटा की जरूरत होता है, ईंट की जरूरत होता है, ब्रिक्स की जरूरत होता है। उसी तरह मैटर को बनाने के लिए एटम्स की जरूरत होता है, एटम्स की जरूरत होता है। इसीलिए एटम को कहा जाता है मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक, यानी मैटर को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, एटम की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि एटम जो होता है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, दैट कैन बी टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्टवा करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। और एटम कभी भी जो होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कौन एटम, सिंगल एटम। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज्यादातर एलिमेंट का जो एटम होता है वो रिएक्टिव होते हैं, और जिसके कारण वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जब भी एटम एग्जिस्ट करेगा फ्री स्टेट में, तो वो कंबाइन होके किसके साथ कंबाइन करेगा, सेम एलिमेंट के एटम के साथ, नहीं तो अनदर एलिमेंट के एटम के साथ।
एटम जो होते हैं उनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है। तो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। जो एटम होता है उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। और जब हम किसी भी एटम के साइज को देखते हैं तो कैसे देखेंगे, तो बोलेंगे द साइज ऑफ एटम इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। जो एटम का साइज होता है उसके रेडियस के द्वारा देखा जाता है कि एटम का रेडियस क्या है, और उसी रेडियस को हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब एटम का रेडियस, ठीक है। कहा जाता है एटॉमिक रेडियस को किस तरह से मेजर किया जाता है, तो एटॉमिक रेडियस को जो मेजर किया जाता है वो बाय नहीं इन नैनोमीटर, यानी कि इन नैनोमीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है, नैनोमीटर में। और नैनोमीटर को शॉर्ट में एलएम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल नैनोमीटर का सिंपल एलएम होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर होता है, ठीक। तो इधर वाला लिख लिए होंगे, आशा करते हैं। तो इसको हटाते हैं और थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके बाद फिर आप लोगों से अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हम मान लिए कि जो एटम्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है ना। अब देखिए जब एटम्स बहुत ज्यादा छोटा होता है तो बहुत ज्यादा छोटा है तो उसको देख तो सकते नहीं है अपने नेकेड आई से। हम जो है एटम को अपने आंखों के थ्रू नहीं देख सकते, उसके लिए कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं मशीनों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा है। इतना छोटा है कि जिसके सामने एक सिंपल माइक्रोस्कोप भी क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो भाई कैसा माइक्रोस्कोप चाहिए, तो किसी भी एलिमेंट के एटम को देखने के लिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अब जो सबसे छोटा एटम होता है वो किसका होता है, तो हाइड्रोजन एटम। यानी कि यहां से हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, है ना, उधर लिख देंगे। यानी कि हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलेस्ट एटम टू ऑल। यानी जितने सारे एटम हैं उन सभी में जो सबसे छोटा होता है वो हाइड्रोजन एटम होता है। सबसे छोटा जो होता है साइज वो किसका होता है, हाइड्रोजन एटम का होता है। तो कोई पूछेगा सबसे छोटा जो साइज है वो किसका होता है, हाइड्रोजन एटम का। कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.037 होता है सबसे छोटा जो एटम होता है साइज में वो किसका होता है, हाइड्रोजन एटम। सभी एटम में जो सबसे छोटा होता है वो हाइड्रोजन एटम होता है। 0.037 इसका जो है होता है साइज, ठीक। अब हम बोले कि एटम जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो एटम बहुत ज्यादा छोटा होता है तो एटम को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो यहां से हम बोलेंगे एटम्स आर सो स्मॉल। जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। दैट वी कैन नॉट सी देम, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। इवन द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एटम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। एटम्स आर सो स्मॉल, एटम जो होते हैं बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। That we cannot see them, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। उनको देखने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होगा। एटम को देखने के लिए हमको बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत है। और उस पावरफुल माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रो
माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है जी? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो बहुत ज्यादा छोटा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो बहुत बड़ा बनाता है। बहुत छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत बड़ा बना देता है। मैग्नीफाइड है ना, यानी मैग्नीफाइड मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन प्रोड्यूस extremely magnified image of tiny objects, टाइनी ऑब्जेक्ट। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो टाइनी ऑब्जेक्ट, छोटे से ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड यानी बहुत ज्यादा बड़ा इमेज बनाता है। तो एटम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो एटम को देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बहुत बड़ा बना के दिखाता है ना, मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। और वो भी किस टाइप का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं? तो एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो बोलेंगे द एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि हम लोग जो है एडवांस माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और उस एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो हम लोग कहते हैं, द एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज, जो हमारा एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं इज ए, उसका नाम क्या है? स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में STM कहा जाता है। यानी कि इसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, यानी कि स्कैनिंग ट्यूनलिंग माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? एटम को देखते हैं। क्या देखते हैं? एटम को देखते हैं। तो याद रखिएगा। तो यहां तक हम छोड़ेंगे आज और फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स कि एलिमेंट्स का सिंबल किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लेके कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास कैसे बताते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, जल्द से जल्द कीजिए और अपने दोस्तों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। और देसी अंदाज में अच्छे तरीके से इस तरह से समझने के लिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।